So here we are at yet another lecture from our fundamental physics series, which was dealing with electricity and circuits. So up till now, we have learned a lot of the basics of electricity and circuits. What are the instruments? What are the things? What are the quantities of physics that are involved when we are dealing with electricity and circuits? So today's class is at a point towards the end of electricity and circuits, which is the class 10th. And this is going to be a detailed class, a detailed class 10 study because NCERT has introduced a lot of new things, a lot of depth towards our goal of learning electricity and circuits. So I will be dividing the class 10th lecture into two parts. So today we will be going through the first part, and maybe on the next Thursday we will be going to the second part. Why I'm doing this is because the length of the chapter is equal or maybe more than the culmination of these three chapters that we have studied yet. These were dealing with the basics, and now we are jumping into the realm of the intermediate study, somewhat beginner to intermediate study of electricity and circuits. So there are 9 topics in the whole class 10th NCERT, and in the first one I'll be covering the first 5, and then in the next session we will be covering the 6th to 9th topics. So that being said, our roadmap is clear. Now let us move on to the first slide. Whoa, so much information, right? But this is exactly what we are going to deal with. काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस बार के हमारे चैप्टर में, एंड हमें इसको काफी ध्यान से पढ़ना है. अभी तक की जो इंफॉर्मेशन, जो भी हमने जानकारी ली, उसका अब हम एक इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, और एक उस टॉपिक को भी हम काफी इन प्ले देखेंगे जो हमने बात की थी कि मैथ्स एंड फिजिक्स आर फ्रेंड्स, मैथ्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैथ्स एंड फिजिक्स. तो अब हमें मैथ्स का रोल ज्यादा देखने को मिलेगा. अभी तक हम फन फिजिक्स की बात कर रहे थे, सिर्फ इंग्लिश और लैंग्वेज के टर्म्स में बात कर रहे थे फिजिक्स की, बट अब हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे मैथ्स का while defining and understanding physics. So we come to our first topic, which is electric current and circuit. ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने लगभग हर एक क्लास में करंट और एक सर्किट की डेफिनेशन या करंट सर्किट के बारे में बात की है. तो आखिर अब नया हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे वो हमें क्या कहते हैं, डेप्थ में ले जाएगा हमारे अभी तक के इन्वॉल्वमेंट की, जो भी हमने चीजें अभी तक पढ़ी है. सो दिस लुक्स लाइक जस्ट अनदर बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो अभी तक हमने पढ़ा है. बट अ थिंग टू कंसिडर इज कि यहाँ पे अब कुछ एरोज बन के आ रही हैं, कुछ यहाँ पे हमें डायरेक्शन टाइप का दिख रहा है. ऐसे इस सर्किट को देख के लग रहा है कि कुछ मूव कर रहा है, समथिंग इज मूविंग इन दिस सर्किट. तो अब बेसिकली हम वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसको हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कहते आ रहे हैं, उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे. दैट बीइंग सेड, आवर फर्स्ट डेफिनेशन और द फर्स्ट language path in this would be electric current is the rate of flow of electric charges. So इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने, इस डेफिनेशन ने हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने इस डायग्राम को देख के राइज किया था कि ये कुछ फ्लो करती हुई चीजें दिख रही हैं, कुछ एरोज, डायरेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है. सो दीज आर द चार्जेस, सर्टेन एंटिटीज जिनके बारे में बात की थी कि कुछ तो ऐसा होता है जो इन चीजों, इस सर्किट के, इस अरेंजमेंट के बीच में कोई चीज फ्लो करती है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड टर्मिनेट्स या फिर एंड्स अप एट अ लोड या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस जो हमने बात की थी. इट टर्मिनेट्स ओवर हियर एंड प्रोड्यूसेस सर्टेन इफेक्ट्स जो हमने पढ़े थे, विच इज हीट, लाइट, मैग्नेटिक एक्सेट्रा. तो इलेक्ट्रिक करंट जो चीज फ्लो कर रही है इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब ये चार्जेस क्या हैं?
तो ये हम लोगों ने पहले बात की थी कि इसको सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं कि सम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स विल मूव थ्रू अ सर्किट, एंड वही एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म ले लेते हैं. सो अब हम उसे अच्छे से जानेंगे. उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन. अब फिर शौर्य सर की क्लास में इसके बारे में हमने डायरेक्टली पढ़ा था डिटेल में, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स फंडामेंटल मैटर. इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको ऐसे डिनोट किया जाता है विद अ स्मॉल ई, एंड उसके ऊपर एक माइनस का साइन बना देते हैं, विच इज इट्स चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एटम को जब तोड़ते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टडी है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आगे बढ़ाएगी एंड उसे डिटेल में समझने की ताकत देगी. तो इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स व्हिच मूव अराउंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, which give us the effect of electric current in different mediums and different forms. अब भाई बात यह है कि कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक assumption है कि आप जैसे देख पा रहे होंगे इस बैटरी को, ये जो सेल या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे सर्किट का, इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है. एंड फ्लो जो दिखाया जा रहा है एरोज से, जो कि आप देख पा रहे हैं, वो इधर की तरफ है. मतलब इस प्लस से निकल के कुछ जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां आके माइनस पे टर्मिनेट हो रहा है. तो इसमें देख पा रहे हैं हम कि प्लस से माइनस के बीच ट्रांसफर हो रहा है. दैट बीइंग सेड, कन्वेंशनली हमने मान लिया है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड. प्लीज गिव मी अ मोमेंट, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड. Let's begin again. So what we were talking about was the definition of this path that electricity follows while going through a circuit. So it says that conventionally in an electric circuit, the direction is from positive to the negative. अब इसके पीछे आप सोचिए कि क्या रीजन रहा होगा. अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो भाई नेगेटिव तो बैटरी में यहां दिखा रहा है और पॉजिटिव यहां दिखा रहा है, तो करंट फ्लो तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे. लेकिन यही एक बात आती है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर डिस्कवर्ड, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना आया था, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में देखने लगे थे, तब तक इलेक्ट्रॉन नामक पार्टिकल्स का की खोज नहीं हुई थी. तब हमारे साइंटिस्ट्स को नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या फिर ऐसी कोई चीज होती है क्या जो ऐसे फ्लो करती है. तो एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे आपने एक बांध को देखा है या फिर घरों में टंकियां लगी होती हैं, जब टंकी इंस्टॉल की जाती है तो वो हमेशा ऊंचाई पे लगाई जाती है, एंड उसका जो पाइप जहां से हमें पानी निकल के मिलता है, टैप जो है, वो बेसिकली एक हाइट पे होता है जो उससे नीचे हो. दैट बीइंग सेड, इसमें जो पानी स्टोर्ड होगा दैट इज एट अ हाइट, मतलब वो ऊंचाई पे है, इट इज एट अ पॉजिटिव फ्रॉम अ ग्राउंड. इसको अगर 0 मान ले तो दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस एंड ये नेगेटिव एक्सिस है. तो कोई चीज अगर किसी रेफरेंस के ऊपर होगी तो उसमें कोई चीज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है. तो पानी ऊंचाई पे रहता है तभी वो प्रेशर से फ्लो होके नीचे आ पाता है. अगर सेम हाइट पे रखा होगा तो क्या कहते हैं, पानी फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहीं रहेगा जहां वो रह रहा है. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के भी फ्लो को ऐसे डिफाइन किया कि कुछ पॉजिटिव चीज से नेगेटिव तक आती है, एंड इसीलिए ये कन्वेंशन मान लिया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट फ्लोज
from the positive end of an electric source to the negative end. और बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन फॉर द सेक ऑफ unanimity in understanding the effects and current of electricity या the flow of electricity, we have made an assumption कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलती है. हमें भी यही मान के चलना है, ऑल्दो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, लेकिन उसके इस डायरेक्शन का अभी जो हम अपने करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. So we will assume that electricity will flow from positive to the negative end of a cell or a battery for any given question or example. फिर now we have talked about the motion and the visuality of how electricity flows in a circuit. Now let's come to the math part, which will help us in our future endeavors of solving questions revolving around electricity and circuits. So if a net charge Q, charge वही इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, जो हमारे मूविंग पार्टिकल्स है उनका चार्ज, उसको एक क्वांटिटी या एक अल्फाबेट नाम दे दिया Q, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. अब ये थोड़ी सी इंग्लिश घुसाई जा रही है इसमें, क्योंकि भाई साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा घमंड भी होता है अपने डिस्कवरीज पे, बट कम से कम शब्दों में वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, इसलिए सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स आर नेसेसरी टू कंडेंस दैट इंफॉर्मेशन. इसलिए अगर आप लोगों को कोई अच्छे वर्ड्स दिखे आज की स्टडी में तो उसे कहीं लिख लेंगे और उसे डिक्शनरी के थ्रू मतलब समझने और याद करने की कोशिश करें. So if a net charge Q flows across the cross section of a conductor, cross section मतलब एक कंडक्टर जो है, जो हमारे वायर हैं, उसका ये जो वायर का पार्ट है, जो उसकी गर्थ है वायर की, flowing through it, if a net charge Q flows through cross section of a conductor, ये हमारा कंडक्टर है, in time t, उसको कुछ टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने के लिए, then the current I, अब करंट को भी हमने एक अल्फाबेट से डिनोट कर दिया I. If a net charge Q flows through a cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is given by this equation. I is equal to Q by T. ये एक डिराइव हुई इक्वेशन कि करंट जो है वो एक चार्ज जब एक कंडक्टर के थ्रू पास करता है ना गिवन टाइम t, तो वो I हो जाता है. अब अगर इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे यश की क्लासेस से, यश सर ने जो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई है, न्यूटोनियन और क्या कहते हैं मोशंस की फिजिक्स जो पढ़ाई है, उसमें आप लोगों ने स्पीड पढ़ा होगा. स्पीड, व्हेन समथिंग मूव्स, गति जो है इसकी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. क्या होता है वो कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी जब एक d नामक डिस्टेंस को कवर करती है इन t टाइम, कुछ समय में, तो वही उसकी स्पीड हो जाती है. तो वैसा ही एक रिलेशन यहाँ पे भी है. करंट जो होती है गति होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से जा रहे हैं. अब जैसे थोड़ा एक डिफरेंशिएशन ये है कि स्पीड जनरली सभी इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है वो निर्धारित है, वो चेंज नहीं होती, इट्स एन यूनिवर्सल काइंड ऑफ लॉ, और वो करीब करीब इट इज somewhat equal to the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8. इसके करीब करीब इक्वल होती है. लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि अगर किसी गिवन टाइम में, थोड़े से टाइम में अगर कोई चीज फ्लो कर रही है, चल रही है, मोशन में आती है, तो इन द साइंस ऑफ मोशन एंड द फिजिक्स ऑफ मोशन उसे हम स्पीड कह रहे होते हैं. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हमारे क्या कहते हैं डोमेन में, वी विल कॉल इट करंट. करंट बेसिकली कैपेसिटी है टू फ्लो द चार्जेस इन अ गिवन सर्किट, व्हिच इज गिवन बाय दिस. अब यहाँ कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं कि भाई दी यूनिट, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि पूरे दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी साइंस, जितने भी विज्ञान के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक यूनिट को आधार मान रखा है कि भाई ये सब लोग unanimously accept करेंगे. तो the SI unit of electric charge is coulomb.
तो जो हमने Q डिनोट किया है अल्फाबेट, जिससे हम किसी भी कहीं भी किसी चार्ज को डिनोट करेंगे, उसका स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा 1 कूलम। अब कूलम इसलिए है क्योंकि इट वाज, क्या कहते हैं, जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम, उनके नाम पे पड़ जाती जनरली चीजें, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली, ये थोड़ा गलत लिख गया, 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आप डिनोटेशंस देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पहले लिखा था स्पीड ऑफ लाइट करीब करीब ऐसे लिखी थी, एंड यहाँ पे आप एक डिनोटेशन देख रहे हैं कि 6 into 10 to the power 18। ये यही यूज है मैथ्स का हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंडेंस फॉर्म में समझने के लिए। इस नंबर का मतलब है कि कोई, ये जो नंबर लिखा हुआ है इट इज इक्विवेलेंट टू 6, और ये 10 to the power 18 मतलब 18 जीरोस लगे हैं इसके सामने, करते 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 18 जीरोस, इतनी बड़ी एक वैल्यू लिखी है। तो इतना अगर हम लिख देंगे तो काउंट ही करते रह जाएंगे भाई जीरो कितने हैं। तो उसी को शॉर्ट हैंड नोटेशन, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है 1 कूलम, वो भाई इतनी होती है कि इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, उसको अगर हम एक साथ ले ले तो उसको 1 कूलम कहेंगे। समझ लीजिए कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, मतलब इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द ह्यूमन आई, एंड हमारे साइकोलॉजी को भी समझना बहुत मुश्किल है, इतनी छोटी चीज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट उनके प्रभाव इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, व्हेन दे यूनाइट दे कैन परफॉर्म सो मेनी वंडरस एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट इज, अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अभी तक हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की डेफिनेशन थी, लेमैन्स डेफिनेशन थी। बट नाउ वी कम टू द scientific definition. The electric current is expressed by a unit called ampere, named after the French scientist, ये ठीक है, certain information. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन देखी है, ये I is equal to Q by T, electric current is equal to flow of charge per unit time. तो 1 एम्पियर हो गया, अब हमारी करंट का जो एक यूनिट हो गया वो हो गया एम्पियर, which is after the name of this scientist, a French scientist. And 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. अब इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1I equals to 1C by 1S, 1 सेकेंड। ये इसकी मेजरमेंट्स हो गई, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई जो यहाँ एसआई यूनिट कहलाती है। तो I इज इक्वल टू Q by T, और 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व होंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फिजिक्स में, और नेक्स्ट और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस में हम काफी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस देखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने इन सारी इक्वेशंस के, जिनको मैं एक स्लाइड में लिख के भी रख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे ताकि आपके सामने रहे हमेशा याद करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट एंड उसके कुछ यूनिट्स। नाउ वील मूव टू द सेकंड पार्ट। अब जितना ही इंपॉर्टेंट एक जैसे कि फिर वो मैं डायग्राम बनाता हूं, जो हमने एक टंकी लगाई थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट किया था पाइप से, और यहाँ पे था हमारा टैप जो कि लोड बन जाएगा हमारा। अब ये हम अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में लिखें तो ये सोर्स हो गया, ये हो गया हमारा वायर, कनेक्टिंग वायर या कंडक्टर, और ये हो गया हमारा लोड, और यहीं पे टैप जो होगा हमारा वो हो जाएगा स्विच।
तो अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था, ये जो ऊंचाई में डिफरेंस है, अगर एक एक्सिस बना दी जाए तो ये जो ऊंचाई में डिफरेंस है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि V कहते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो होती है एक बैटरी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज है हाइट, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इस वायर में जो फ्लो हो रहा है करंट का, चार्जेस का, करंट इज द फ्लो, जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है यहाँ पे विच इज कॉल्ड करंट, वो इस पे भी डिटरमाइंड होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। वो प्रेशर जो आएगा पानी में वो इस हाइट से ही डिफाइन होगा, एंड उस हाइट को, दैट डिफरेंस दैट क्रिएट्स दैट फ्लो ऑफ वाटर इन दिस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन आवर कॉन्टेक्स्ट is created by a thing called potential difference. Difference, वो दूरी। तो भाई क्वेश्चन सीधे सीधे राइज करता है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। हमें यही तो पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लो होता जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको कहते क्या है, करंट, एंड चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है, अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे हैं भाई, अपनी मर्जी से तो इंसान भी कोई काम नहीं करता है, उसको जब तक थोड़ा पुश नहीं मिलता है कहीं से, जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। तो यही मोटिवेशन है पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मोटिवेशन टू फ्लो, टू मूव इज द पोटेंशियल डिफरेंस. So we define potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. ऐसे स्पेस में कहीं पे भी हवा में दो पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं कि ये हम हाइट वाला डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, स्पेस की बात कर दी मैंने तो हवा में सस्पेंडेड है, बट लेट्स से दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके बाकी चीजें हम नहीं देख रहे हैं कि किससे कनेक्टेड है, क्या है, बट भी कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इस ए एंड बी पॉइंट के बीच में अगर एक चार्ज को जाना है, क्यू चार्ज को, तो until and unless there is a potential difference between A and B, which is denoted by V, voltage या potential difference, तब तक वो flow नहीं करेगा. And because this is at a higher potential and this is at lower potential, the body moves, or the object or the charge in our case moves from this point to this point. तो इस यूनिट को, इस मोटिवेशन को क्वांटिफाई करने के लिए, इस मोटिवेशन, इस सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज डिफाइंड बाय द वर्क डन. अभी वर्क डन का कॉन्सेप्ट शायद अभी आपने यश की क्लासेस में नहीं पढ़ा है, बट जनरली प्रोग्रेस करते हुए आपको सिखाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे उस पर. प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में आप लोग वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे अच्छे से, तो शायद इस क्लास से आप लोग रिलेट भी कर पाए उस क्लास के लिए. तो जब कुछ काम किया जाता है उसको मूव कराने के लिए, फ्रॉम द चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वही काम करना, वो जो हमने दिखा हमें इफेक्ट ऑफ दैट मोटिवेशन दैट इज ड्राइविंग दिस पार्टिकल और दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन टू मूव a unit charge मतलब 1 coulomb charge from point 1 to another is the potential difference between the 2 points. SI unit, standard unit to write the voltage in any given circuit or in a physics context is V. SI unit is volt. ये भी उनके एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे रखा है जिन्होंने इसको डिराइव किया है, इस इक्वेशन को या इस क्वांटिटी को खोजा समझा. वन, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस में, जो न्यूमेरिकल्स में जो इसके इफेक्ट को हमें क्वांटिफाई करने में हेल्प करेगा, वो डेफिनेशन हो गई 1 volt इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. भाई सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा वायर ही है.
potential difference between 2 points, let's say A and B, and one joule of work is done to move a charge from from one point to the another. इसमें जो वर्क होगा यहाँ पे वर्क, उसकी यूनिट हो गई जूल. ये भी एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे है जिन्होंने इसे डिराइव किया है, डिफाइन किया है. टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू दी अदर. अब यूनिट चार्ज हमने देखा था ये 1 कूलम, तो यहाँ पे अगर 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये 1 V का डिफरेंस हो गया, तो वर्क डन जो है वो था 1 जूल. That being said, this is the mathematical notation which condenses this much information into just a single line having 3 syllables. The power of maths that we were talking about in the first class. So 1 volt का potential difference अगर applied है between 2 points, then 1 कूलम का charge travel कर जाएगा from point A to point B in 1 joule of work done. या यूं कहें कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वुड बी 1 वोल्ट. ऐसे वर्सा. इस छोटी सी लाइन से आप बहुत सारे इंटर रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं. आज इसको बहुत ज्यादा छेड़ेंगे नहीं इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन के एप्लीकेशंस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि तब हमें सही में पता चलेगा, तब हमें सही में ग्रास्प करने लगेंगे हम उस फीलिंग को कि होता क्या है, मतलब वोल्ट असल में क्या है, हमारे किस काम आ रहा है, या फिर ये कूलम ऑफ चार्ज कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्या, व्हाट नॉट, लॉट ऑफ थिंग्स. सो मूविंग अबाउट, now we will be talking about again a thing that we have been doing fundamentally for the last 3 iterations of our classes. सर्किट डायग्राम के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको बार बार पढ़ते आ रहे हैं. ये हम हर क्लास में इसलिए रखता हूं मैं, ताकि आप इसको बार बार देखें और आप हैबिचुअल हो जाएं इनटू आइडेंटिफाइंग कि व्हाट दीज सिंबल्स एक्चुअली मीन. आपको कहीं देखना ना पड़े, आपको दिमाग में झांकना ना पड़े वापस कि भाई ये बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है. ये आपको कंठस्थ हो जाए एक तरीके से. तो अगर ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो या फिर एक बैटरी लिखी हो, तो आपको इंटरचेंजेबली दोनों को यूज करना आ जाए. ये लिखा हो तो आप ये समझ पाए, ये बना हो तो आप ये समझ पाए. That being said, this diagram is a little bit more complex than what we have studied in the previous classes. इसमें कुछ नए सिंबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, कुछ डिफरेंट डिनोटेशंस भी दिख रहे होंगे, जो पहले हमने पढ़े थे उससे कुछ अलग चीजें भी दिख रही होंगी. तो आइए लेट अस डील विद इट सीरियल वाइज. फर्स्ट कंपोनेंट जो हम हमेशा देखते हैं कि द सोर्स ऑफ आर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट, दिस इज दिस इलेक्ट्रिक सेल which is denoted by 2 parallel lines and a connecting wire. ये हमने देख लिया है. पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. बैटरी जब हमने देखा था कि कई सेल्स को साथ में जोड़ देंगे तो वो बैटरी बन जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी क्या कहते हैं हमारे स्कोप में नहीं है, ज्यादा पढ़ाया नहीं गया है, बट इन +2 वाले सिलेबस में ज्यादा है. बट ऐसे ही बताने के लिए कह देते हैं, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और पैरेलल. ये तो आप लोगों ने मतलब दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन यूजिंग इन आवर डेली यूज. जो रिमोट होती है, रिमोट की बैटरीज लगाते हैं, वो क्या कहते हैं हमेशा ऐसे प्लस एक तरफ फिर ऐसे लगाते हैं.
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। बेसिकली ये जो एक टर्मिनल यहाँ है, इसको हम जोड़ रहे हैं नेगेटिव ऑफ द अनदर बैड सेल, एंड देन इसको जोड़ रहे हैं हम पॉजिटिव ऑफ अनदर सेल। इसको अगर एक लीनियर ड्राइंग में देखें तो बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें एग्जैक्टली ऐड हो रही है तीनों बैटरी की क्षमता, जो पावर नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की जो पावर है वो ऐड होती है सीधे सीधे। तो अगर ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये सारी 1 वोल्ट की बैटरीज हैं, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट का एक बैटरी सिस्टम बन जाएगा, 3 सेल्स छोड़ के। एंड करंट जो ये प्रोवाइड करता है कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर अगर ये बैटरी प्रोवाइड करती है। ये भी जनरली ऐसी बैटरीज को जोड़ना चाहिए जो कि सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की हो। तो व्हेन ऑल दीज विल बी कंबाइंड इन सीरीज, तो ये बैटरी 3 वोल्ट प्रोवाइड करने वाली तो बन जाएगी, लेकिन इसका करंट कैपेसिटी अभी भी 1 एम्पियर ही रहेगा। एंड यही एक डिफरेंस है दोनों तरह के बैटरी कॉम्बिनेशंस का, कि एक से हम वोल्टेज ऐड करते हैं एक बैटरी, और अगर हमने इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया, if we add these batteries in parallel, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ऐसे हमने जोड़ दिया 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट और 1A 1A 1A, तो इसका रिजल्टेंट बैटरी होगी 1 वोल्ट एंड 3 एम्पियर्स। मतलब ये बैटरी, अब इसके 3 पैर हो गए तो ये ज्यादा देर तक खड़ी रहेगी। इसकी मतलब चार्ज को फ्लो कराने की कैपेसिटी बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ा, ज्यादा दूर तक ये नहीं दे पाएगी। मतलब ज्यादा ज्यादा खपत करने वाले डिवाइसेस को जिन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए वो नहीं कर पाएगी, बट एक डिवाइस जो इतनी सी एनर्जी लेता है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे चल सकता है, उसको ये एक बैटरी के कंपैरिजन में तिगुना देर तक चला पाएगी। ये हो गए बैटरी कॉम्बिनेशंस। देन अ प्लग और अ स्विच। जो स्विच हमने अभी तक देखा है वो जनरली ऐसा वाला देखा है, दो दो पॉइंट्स के बीच ऐसे रहता है, और या फिर ऐसा ये एक, ये होता है ओपन स्विच, ऐसे देखा था हमने, और ये हो जाता है क्लोज्ड स्विच। भाई कि मतलब कनेक्शन जुड़ गया या फिर ओपन हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे भी डिनोट किया गया, इंटरचेंजेबली यूज होता है। हो सकता है कुछ साइंटिस्ट को लगा हो कि ये ज्यादा अच्छे तरीके से हमें बता पा रहा है स्विच का वर्किंग, ये उतना अच्छे से नहीं, इट्स सब्जेक्टिव मैटर। सो दिस वाज द स्विच। अ वायर जॉइंट। अब जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में जाते जाते, जैसे मैंने पहली क्लास में बोला था कि बेसिक सर्किट वही होता है, वही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सोर्स, लोड, कनेक्टिंग वायर्स और एक सेफ्टी मैकेनिज्म। लेकिन मान लो कि एक शहर में जहां हम रहते हैं, या फिर एक पूरे घर में बहुत सारे तो नहीं, अगर देखा जाए तो एक बिजली का सोर्स हमारे खंबे से आ रहा है, एक कुछ लोगों ने इन्वर्टर लगाया होता है अपने घर में, तो 2 सोर्सेस हो गए बिजली के, राइट। तो कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा पूरे सर्किट में जहां पे वो दोनों जुड़ेंगे ताकि इंटरचेंजेबली यूज हो पाए। जब एक तरह से लाइट कट जाए या एक तरफ से बिजली आना बंद हो जाए तो दूसरा लगने लगे। तो ये जॉइंट्स भी ऐसे कई कई दिखते हैं सर्किट्स में, जहां पे कि 2-3 जगह से आती हुई इलेक्ट्रिसिटी मीट करती है, तो इसी को वायर जॉइंट कह देते हैं। एंड जो अब जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई ऐसा भी होगा कहीं कहीं की वायर्स क्रॉस कर रहे हैं एक सर्किट में, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, वो जुड़े नहीं हुए, तो उसको डिनोट करने के लिए ये एक ऐसा एक हम्प बन जाता है बिटवीन अ जंक्शन, जिसकी वजह से हमें पता चले कि भाई इधर इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, सीधे सीधे पास कर जा रही है विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। थोड़े इंट्रिकेट क्या कहते हैं कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे सर्किट में, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो उसमें हमारा काम यही होता है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना हो, कितना भी मतलब यहाँ बैटरी है, ऐसे इसमें से निकल रही चीजें, फिर वो ऐसे कहीं मुड़ जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे नेक्स्ट कुछ और बैटरी सोर्स आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, ऐसे आ जाए, ये आ जाए, यहाँ पे हमारा लोड बना हुआ है, और हर चीज आके जब यहाँ पे मिलेगी कनेक्टेड, तो फिर इस पूरे जो ये जाल है, जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक
वेब ऑफ डिफरेंट जंक्शंस बन गया। इसको न्यूट्रलाइज करके, इसको तोड़ के, ब्रेक डाउन करके कैसे हम इस फॉर्म में इक्विवेलेंटली ला सकते हैं कि ये हमारे एक बेसिक सर्किट जैसा वापस बन जाए। तो यही पूरा खेल होता है जिसके लिए हमें ये सब चीजें समझनी जरूरी है। देन कम्स आवर इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि हमारा लोड था फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ लोड इज। फिर मैंने ये बताया था कि बल्ब का एक और फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है रेजिस्टिव लोड। ऐसी चीज जो करंट को रेजिस्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करती है, उसको रेजिस्टिव टाइप का लोड या रेजिस्टर कहते हैं। उसको अब हम ऐसे एक जिगजैग काइंड ऑफ सिंबल से डिफाइन डिपिक्ट किया करेंगे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। एंड देन एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टर, रेजिस्टिव लोड या रेजिस्टर, विच इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, ये हमें कैपेबिलिटी देता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लोड एट आवर ओन डिस्पोजल। फिर ये दो नई चीजें ऐड हुई हैं हमारे कंपोनेंट चार्ट में, जो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। ये कुछ नहीं है, जैसा इनके नाम से हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी एम्पियर, जिसको करंट की हमने यूनिट बता दी थी एसआई की, कि 1 I = 1A। तो ये एम्पियर एंड एमीटर लगभग सिमिलर लग रहा है, एंड दैट इज राइट। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट इन अ सर्किट। एंड ऑन द सेम नोट, वोल्ट जो हमने यूनिट पढ़ी थी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की, तो वही वोल्ट से वोल्ट मीटर बन गया। मीटर और एन इंस्ट्रूमेंट दैट meters the voltage or potential difference across 2 points in an electric circuit. तो ये थे कुछ intermediate level के symbols and components in our studies so far, and these will be very useful to us in our problem solving, numerical solving ventures. Moving on to the first concept. Moving on to the first theorem or concept in our study so far, which is a very, very fundamental, very important law that holds true in electricity and circuits. And ये उन साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसे डिवाइस किया था इस लॉ को, ओम्स लॉ। It says that the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. इस लास्ट पोर्शन को अभी हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, अभी सिर्फ इतने से पे कंसिडरेट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर, क्योंकि भाई कंडक्टर है, in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. अभी तक हमने जो दो आधार पढ़े, दो लेग्स पढ़े इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने वाले, करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन्होंने, इन भाई साहब ने काम क्या किया कि इन दोनों को रिलेट किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढी कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कनेक्टेड तो है, क्योंकि हमें अलग से वोल्टेज नामक कोई चीज ऐसे फील तो होती नहीं, ना ही करंट नामक चीज फील होती है। कंबाइंड एक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही हम फील कर पाते हैं या देख पाते हैं। सो ही took this matter upon his hands and he found a relationship between voltage and current, which was that voltage is directly proportional to I. अब देखिए यहाँ पे स्मिता मैम की क्लास का आप लोगों को एक रेफरेंस मिलेगा, अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रोपोर्शनैलिटी एक चीज होती है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी, कि भाई अगर दो चीजें कनेक्टेड हैं, दो चीजें अगर कनेक्टेड हैं, तो अगर एक पे कोई असर आएगा, इफ समथिंग अफेक्ट्स वन, कुछ इस पे असर आया, कोई एक चीज ने इफेक्ट डाला इस पे, तो इट विल अफेक्ट द अदर थिंग एज वेल। अब इसके दो रास्ते हो सकते हैं, एक डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है,
एक थोड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट या रिवर्स या इनवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो उसको मैथ्स डिफाइन करता है एक कॉन्सेप्ट से जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर ऐसा कहीं आपको लिखा दिखे कि V इज ये सिंबल जो बना हुआ है प्रोपोर्शनैलिटी का, रिलेशन का सिंबल है कि V इज रिलेटेड टू I इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मतलब ये है कि V पे जो इफेक्ट होगा एक गिवन सिस्टम में, जो कि हमारे में एक सर्किट है, तो I पे भी उसका डायरेक्ट असर आएगा। मतलब ये दोनों भाई बहन हैं, अगर घर में कोई दिक्कत आएगी तो दोनों पे असर पड़ेगा, माँ बाप से डांट पड़ेगी तो दोनों। तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो हम एक सपोर्ट करने वाली चीज, अगर हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, तो ये रिलेशन कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो एक कांस्टेंट, it is called a constant in terms of physics or science. When we remove the relation of proportionality from an equation and convert into an equation, it is called a constant, जो एक सहारे के लिए एक assumption की तरह से हमारे रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए आ जाता है। सो एक सोसाइटी के हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है कि इफ टू पीपल आर रिलेटेड, इफ अ मैन एंड अ वुमन इज रिलेटेड, तो उसको हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे इफ अ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमन। उसके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो इट कैन बी सिबलिंग्स, डायरेक्ट फैमिली रिलेशन हो गया। तो ये सिबलिंग एक फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, एंड वो एक कांस्टेंट आर बन गया। एंड मे बी दे आर मैन एंड वाइफ, तो ये उनका रिलेशनशिप कैन बी मैरिज, विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मैरिज। तो यहां पे व्हेन वी रिमूव दैट प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट V is equal to IR। अब ये एक सीधा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट। R is the constant for the given metallic wire at a given temperature and is called resistance। अब हमें ये समझ में आ गया है, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, जो उस टेंडेंसी की या उसके कैपेबिलिटी की किसी भी मटेरियल की, कि दैट कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। वो रेजिस्टेंस जो है, अब हम उसको क्वांटिफाई करने के लेवल पे आ गए। अब हम उस रेजिस्टेंस को डिफाइन कर पा रहे हैं कि भाई वो होती क्या चीज है जो हमें ये सब इफेक्ट्स प्रोड्यूस करके दे रही है, हीट, लाइट एक्सेट्रा, वो है क्या? दैट इज द कांस्टेंट, वो रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को रेजिस्टेंस कहते हैं। It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it। अब इससे हम इस मैथमेटिकल चीज से क्या डिराइव कर सकते हैं अपने इंग्लिश के फॉर्म में, जो कि हमें याद रहे, वो ये तीन बहुत छोटी चीज है कि a component of a given size that offers low resistance is a good conductor। सीधी सी बात है, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि एक जो वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं एक सर्किट में, फटाक से एक सर्किट बना लेते हैं। अब नए टर्म्स को थोड़ा यूज किया जाएगा जो हमने अभी सीखे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर्स होते हैं, हम लोगों ने देखा था अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में कि दीज शुड बी कंडक्टिव, दीज शुड बी कंड्यूसिव व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये ऐसी चीज से बने होने चाहिए जो आसानी दे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, जो अप्रिशिएट करें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो the materials which have a lower resistance are good conductors, and a conductor having appreciable resistance is called a resistor। ये मिडिल ग्राउंड है। रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी मतलब जो लोड्स, जिन चीजों से लोड्स बने होते हैं, वो ऐसे मिडिल ग्राउंड होते हैं जो ना ही बहुत अच्छे से फ्लो करने दें, ना ही बहुत पूरी तरीके से रोक दें इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो जो फंसती है इलेक्ट्रिसिटी, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वहां पे, जो फ्रिक्शन जैसी रेजिस्टेंस बन रही है, किसी चीज को हम रोक रहे हैं, तो दैट गिव्स अस सम इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्लो करने वाली चीज है, ये यूनिवर्स की कांस्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम थोड़ा सा अगर फंसा ले अपने पास, तो हम इसके यूजेस देख पाते हैं अपनी लाइफ में। तो the materials which are in the middle ground of being a conductor or an insulator are called the loads or resistors। वहीं
stating a fact कि a component of iron that offers higher resistance is a poor conductor, hence an insulator. भाई कहीं पे अगर हमें सेफ्टी मैकेनिज्म लगाना है या फिर कोई फ्यूज या फिर एमसीबी टाइप की चीज लगानी, तो इट इज it consists of a thing which is made of an insulator जो कि उस फ्लो को completely restrict कर पाए, रोक पाए, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आके ना जा पाए. काफी सिंपल सी बात थी. इस इक्वेशन से अगर हम एक ग्राफ वगैरह बनाएं और उसको थोड़ा और डिटेल में जाएं, विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर क्लास 10 सिलेबस, बट अगर कोई इंटरेस्टेड होगा एंड इफ समबडी हैज स्टडीड फिजिक्स इन देयर क्लास 12th और 11th, तो उन्हें पता होगा कि इसका ग्राफ ही बनता है, जिस ग्राफ की वजह से ही हम ये 3 इन्फरेंसेस डिराइव कर पाते हैं इस इक्वेशन से. बट एनसीईआरटी हैज डन द जॉब फॉर अस. इट हैज मेड इट सो सिंपल कि हमें सीधे इसके डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन दिख गई कि ये जो इक्वेशन भाई साहब ने, ओम साहब ने जो डिराइव की, उससे हमें क्या बातें लेनी है, क्या बातें सीखनी है. सो दिस बीइंग क्लियर, आई होप इट इज क्लियर. थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा होगा आप लोगों को समझने में या रिटेन करने में, आई गेट दैट. एंड व्हेनेवर दिस क्लास गेट्स अपलोडेड टू द ऐप, मार्गदर्शन ऐप, आप इसको जरूर फिर से देखें एंड थोड़ा खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये चीजें होती कैसे हैं. आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब के जमाने में, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू स्टम्बल अपॉन. तो इन योर फ्री टाइम यू माइट यूज इट, जिनको थोड़ा भी क्यूरियोसिटी हो. बट दैट बीइंग सेड, जितना हमारे लिए जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो हम जरूर यहाँ पे कवर करेंगे. अब आती है मेन खेल की बात कि जितने भी तरह के लोड्स, रेजिस्टिव लोड्स जो बने होते हैं, जो अभी हमने बात समझी कि a thing which is low resistance provider and appreciable resistance या high resistance, appreciable या फिर moderate कह सकते हैं. ये चीजें कैसे होती हैं, मतलब what makes a material of low resistance, of appreciable resistance, of high resistance? ऐसी क्या चीजें होती हैं which affect this tendency or capacity of a material to drop into either of these 3 categories? तो इसी ओम्स लॉ के बाद एक और डेरिवेशन ये हम लोगों ने देखा. एक एक्सपेरिमेंट होता है साइंस में, फिजिक्स के एक पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो अभी हम लोगों ने देखा था, एक चीज, ये एक रेजिस्टेंस का ये सिंबल है एंड उस पे एक ऐसी एरो टाइप की. तो अब वेरिएबल रेजिस्टेंस को अगर हम लगाएं बिटवीन अ सर्किट बनाते हैं भाई अपना फटाक से. सर्किट बनाते हैं. ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे एक सर्किट में, और अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें कि भाई इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के देखें कि एक सबसे पहले तो क्या कहते हैं, इसके अक्रॉस एक यहाँ पे, हाँ भाई पूरा ही सर्किट बन जाएगा आज. इसके साथ एक हमने लगा दिया एमीटर, ठीक है, क्योंकि सीरीज में लगता है, और एक हमने लगा दिया इस दोनों के बीच में एक जंक्शन, जो भी हम लोगों ने सीखा अभी, एक वोल्ट मीटर. तो ये हमें कुछ रीडिंग्स देंगे अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रखे जाएं, फिर हम इस स्विच को ओपन या क्लोज करें अपने हिसाब से, तो कुछ रीडिंग्स मिलेंगी हमें, जिसको हम V और I में से लिखते जाएंगे और एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं. ऐसे एक ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का, वट एवर दी स्टेपिंग स्टोन माइट बी या यूनिट माइट बी, ये रेजिस्टेंसेस आएंगी. तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं फॉर एवरी पॉइंट दैट वी ट्रेड अपॉन इन दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये इस मटेरियल की स्टडी हो गई. अब इससे हमें जो ये V और I के वैल्यूज मिल रहे हैं, उससे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ दिखेगा, जो कि ओम्स लॉ से गवर्न होता है. तो ओम्स लॉ ये जो था यहाँ पे, इसका ये जो R वाला पार्ट है, अब इसको थोड़ा और
तोड़ते हैं और जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमने ले लिया, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई बिटवीन मटेरियल, एक मटेरियल में वी और आई की जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई, वो किस चीज से गवर्न होती है, उस मटेरियल के कुछ फिजिकल और एस्पेक्ट से गवर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि अब वही प्रोपोर्शनलिटी फिर से आ गई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई किसी भी चीज की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। सिंपल ऐसे समझना है। अगर लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए हम लोग ये सुनते हैं कि काफी सारी बिजली वेस्ट हो जाती है, लाइन लॉस में चली जाती है जब वो ट्रांसमिट होती है जनरेशन से हमारे घर तक। क्योंकि भाई सिंपल सी बात, इतने लंबे लंबे तार चले आ रहे हैं, तो जितनी एनर्जी बनती है उसका मान लीजिए 60% या कितना भी परसेंट हमारे यहाँ तक पहुंचती है। 100 वाट बिजली बनी तो 60 वाट पहुंची। तो ये 40 वाट जो था बिजली का या इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो जो है लॉस हो गया लाइन में। दैट इज बिकॉज दिस रेजिस्टेंस which is offered by the length of this wire took it up, वो से यूज कर गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस की यहां हमने देख ली। एंड एक और इक्वेशन डिराइव हुई थोड़ा सा और इस चीज को पढ़ने समझने के बाद, इस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के नेचर को पढ़ने के बाद, कि R इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/A। उसका जो क्रॉस सेक्शन है भाई, वो कितना एरिया कितना ज्यादा, एक सिलेंड्रिकल जैसे वायर होता है वो सिलेंडर शेप का होता है, ऐसे सिलेंडर शेप का होता है वायर। तो इसका ये जो ये वाला पार्ट है, अगर अब इसको यहाँ पे देखें कितना, हाउ बिग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एरिया इज। अगर इसको रेडियस मानते हैं, फिर थोड़ा सा मैथ्स अगर यहाँ पे लाएंगे हम, तो इसका एरिया जो है πr²। अगर किसी को मैथ्स याद हो, एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr²। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है भाई। एक रोड जो है, इसको एक रोड की तरह से देखते हैं। ट्रैफिक जो है हमारा चार्ज हो गया और एक रोड हो गई। अब बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, ए से बी तक, और एक इतनी पतली सी कच्ची सी रोड है, गांव वाली रोड। तो भाई इतनी सारी गाड़ियां एक साथ तो जा नहीं पाएंगी, तो एक एक करके गाड़ी जा रही है, धीरे धीरे जा पा रही है, बहुत स्पीड में भी नहीं जा पा रही है। तो ऐसे ऐसे करके जाएंगी, रेजिस्टेंस मिलेगा वहां रोड पे। ट्रैफिक जैम होगा, दैट ट्रैफिक जैम इज दैट रेजिस्टेंस। एंड ट्रैफिक जैम को कम करने का सीधा सीधा तरीका क्या हो सकता है? या तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दें, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर केस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, सारी गाड़ियां एक जैसी हैं। तो क्या करना होगा, इसकी जगह ये जो है इसको बढ़ा दें, इसकी विड्थ को बढ़ा दें। अब देखिए 3-3 गाड़ियां करके जाने लगेंगी, तो इतने में भाई स्पीड भी बढ़ गई इनकी जाने की, आगे रेजिस्टेंस कम मिला, चली गई पॉइंट बी तक। दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद द क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर उसकी चौड़ाई 2 डिमेंशन में देखें। देन अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, सो वी गेट एन इक्वेशन विच इज R is proportional to L, which was the length, and inversely proportional to area. भाई लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस घट जाएगी। ये सीखा था हमने अभी। क्रॉस सेक्शन, अब जैसे कोई चीज नीचे लिखी है अगर इस इक्वेशन में, तो उसका क्या मतलब होगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। सी द ब्यूटी ऑफ मैथ, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एंड अगर ये चीज घटी तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एंड जब आप स्मिता मैम की क्लास में और ग्राफ्स वगैरह और क्वांटिटीज को डिफाइन करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से, तो आपको पता चलेगा कि ये फैक्टर जो होता है, जो नीचे लिखा वो फैक्टर होता है किसी इक्वेशन में, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाले में, वो ज्यादा इफेक्ट करता है किसी चीज को जो इधर लिखी है, बशर्ते इसके। ये लिनियरली लगभग, अगर ये कांस्टेंट जो है यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद जो चीज लिख के आएगी, अगर वो एक कांस्टेंट है, तब ये चीज लागू होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जितना इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा। अगर ये चीज
घट गई तो सही में रेजिस्टेंस क्या कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर हमने किसी वायर की मोटाई काफी बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस सही में बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए जो लाइंस में वायर्स यूज होते हैं वो ऐसे मिडिल ग्राउंड के होते हैं जिनकी मोटाई भी ज्यादा ना हो। जैसे हाई टेंशन वायर जिसमें बहुत ज्यादा करंट आ रहा होता है उनकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, बड़े केबल्स होते हैं। एंड फिर एलटी केबल्स, लो टेंशन केबल्स जो हमारे शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंपैरेटिवली पतले होते हैं क्योंकि उनको कम दूरी तक जाना है। So we come to the last equation that we derived out of all this discussion, that R is equal to एक सिंबल जिसको कहते हैं रो L by A। ये एकमात्र तो नहीं, बट ये एक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है which will determine the quality of resistance a material has। जो मटेरियल इंसुलेटर में आता है वो या तो उसकी लेंथ काफी ज्यादा होगी, प्रैक्टिकल पर्पसेस में नहीं, पर शायद उसका एरिया काफी कम हो, या फिर उसके ये जो एक नया क्वांटिटी हमने देखी है, ये जो एक नया सिंबल हम देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता हो, काफी ज्यादा डिपेंड करता हूं। So if we study this equation, we can get these inferences that during an experiment from Ohm's law, on a certain experiment जो हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर वाला, we observe that the resistance of the conductor depends on its length, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं, on its area of cross section ये, and then on the nature of its material। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये एक थोड़ा फर्दर स्टडी का कॉन्सेप्ट हो गया, 11th में ज्यादा, 11th और 12th में इसके बारे में ज्यादा पढ़ा गया है। हमारे स्कोप ऑफ स्टडी में ये नहीं है, ऑल्दो एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जिसमें स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दी गई है काफी सारे डिफरेंट मटेरियल्स की। तो जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में इसका यूज आ भी जाए, बट जनरली हम लोग को इस पर डिपेंड नहीं करना होगा। ये वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में दी जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, तो अगर हमारे सामने आया भी तो हमें उसको याद नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन में उठा के देख लेना होगा। So a resistance of material can depend on its length, area of cross section and nature of its material. That being said, आज की हमारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे आगे समराइज होती है। बेसिकली जो भी चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड से लेकर अभी तक पढ़ी उसको मैं कंपोज करके बता देता हूँ, एंड देन ऑन एन एंडिंग नोट कुछ और बात करेंगे। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक गुड इंग्लिश डेफिनेशन हो गई ऑफ अ करंट जो आपको किसी नए इंसान को समझानी हो। And conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. ये भी हमने जाना क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हमने पढ़ने शुरू किए थे हमारे साइंटिस्ट ने, तब उनके पास ये खोज नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स नामक कोई पार्टिकल होते हैं। That's why we take it as a convention. We say that positive end से negative end of an electric source travel करता है current. SI unit of electric current is ampere. ये सब हम जान ही गए। Let me write it quickly. SI unit of current, which we'll say I equals 1 ampere. ये ampere जो हो गया ये SI unit. To set the electrons in motion in an electric circuit, we use a cell or battery. To set the electrons in motion, भाई उन्हें motivate करते हैं कि भाई move करो। We use a cell or battery. Cell battery वो source है जो वो potential difference, वो motivation को provide करेगा। A cell generates a potential difference across its terminals and it's measured in volts. Potential difference V equals to 1. Easy. Then we came to a point where we learned how to differentiate different materials which fall in the category of a conductor, a resistor and an insulator. वो ऐसी क्या चीज है which gives them this ability to fall into one of these three categories? So the resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor. That ability
it controls the magnitude of the current. The SI unit of resistance is ohm. The resistance is that property which allows, by simple English है, जो करता है उसी को लिख दिया गया. Resistance is that ability which allows a circuit या material या any component of a circuit to have that capability to resist the flow of current. Ohm's law एक बहुत ही important law which gives us the relationship between voltage and current being applied in an electric circuit. The potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same. ये temperature वाली बात इसीलिए की गई है कि वो जो specific resistivity वाली जो चीज लिखी थी वो constant रह पाए. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी ऊपर नीचे जा सकती है. ये दिस इज आउट ऑफ द स्कोप, बट इस पॉइंट को लिखने का यही मतलब था कि वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहे, वो रिलेशनशिप कांस्टेंट रहे. So the Ohm's law again states the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it. And the last thing that we studied was how this resistance differs between materials and materials. So the resistance of a conductor depends directly on its length, inversely on its area of cross section, and also on the material of the conductor. भाई जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि R of a conductor will be directly proportional to L, which is length. R will be directly proportional to 1 by area, which is either this or inversely proportional to A. Combined, they both are proportional in this way to resistance. And अगर इसको हम equation में convert करते हैं इस relationship को, तो it becomes R is equal to rho L by A. This was the conclusion of today's discussion. I hope you guys learned something from it. Something क्या काफी ज्यादा information थी. I hope you guys are able to retain whatever was taught in today's lecture. And by this, I'll thank you for your patience, and let me give you a head start for the other lecture that we are going to attend. This is the end of the part 1, and the next class will involve a bit more maths. जैसे कि हमने आज simple relationships देखी between two quantities, directly proportional, inversely proportional, ये terms पढ़े. शायद इनसे थोड़ी और डिफिकल्ट चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या हो सकता है आप लोग इतने स्मार्ट हो कि उसे डिफिकल्ट ना समझे. तो if that happens, if I get a good response in the chat, मैं बीच में questions भी पूछूंगा. If it allows, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को भी इंकॉर्पोरेट करना शुरू करूंगा, ताकि आप ये जो पूरा इंटरप्ले है ऑफ V, I and R, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इसका जो पूरा गेम है ये आप देख पाए कि इलेक्ट्रिक करंट को आप डायनेमिकली, इलेक्ट्रिक सर्किट को डायनेमिकली कैसे हम देख सकते हैं. अभी तक हम एक स्टिल पिक्चर देख रहे थे सर्किट की. नाउ वी विल लुक एट अ वीडियो ऑफ दैट सर्किट. दैट बीइंग सेड, thank you so much for your patience, and I hope you retain whatever is being taught from this class. I do suggest that you guys go through the recorded lecture once it gets uploaded on the app, and thank you and have a nice day.